हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पीटी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। एग्ज़ाम जो है वो आपका 24 तारीख को ही होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी तो आप लोग परेशान मत होएं और अपनी जो भी तैयारी है आप उसको साथ में करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया था जहाँ पर 40 प्रश्नों की हमने बात की थी। जो भी प्रश्न आपके जिस प्रैक्टिस सेट में रह जाते हैं उनको मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम टारगेट ये बना के चल रहे हैं कि आपके हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को? जितने भी साथी हमारे चैनल पे बिल्कुल ही नए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट के लिए, इसी तरीके की फ्री क्लासेस के लिए आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं और आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की बात करने वाले हैं और एक एक अच्छे से हम लोग प्रश्नों की व्याख्या सहित चीज़ों को समझेंगे। अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आप लोग क्लास को लेने से पहले कॉपी पेन लेके साथ में ज़रूर बैठें, चीज़ों को आप साथ में नोट करते चलें, ठीक है। कल भी मैंने आपको इसी चीज़ को फोर्स किया था, फिर से मैं आज इसी चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्लास है स्पेशल पीटी के लिए क्लास है, लेकिन आप ये समझ के ऐसा मत करिएगा कि ये पीटी के लिए, ये सभी में आती है, आपके आती है, चाहे टेट की तैयारी करो चाहे यूपीएससी की, सभी के लिए क्लास तो सभी के लिए, लेकिन स्पेशल पीटी के लिए क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलो भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जरा। यहाँ पर पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दे रखा है कि सूची फर्स्ट में वर्षों को मिलान दे रखा है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, दिए गए अकबर के शासनकाल के, यहाँ पे अकबर की बात हो रही, किसके शासन की बात हो रही, अकबर के शासनकाल की बात हो रही है। मुख्य घटनाओं में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है, ठीक, समझ में आ गया। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग से बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन बिल्कुल सही मिला हुआ है या कौन सा इसमें सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को जब तक आपको डेट नहीं पता होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य बनता है कि आपको ईयर साथ में तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जरा यहाँ पर हम सीधे सीधे आपको क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को आपको बता देते हैं कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जरा समझते एक एक चीज़ों को कि कौन सा प्रश्न करके हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही, जजिया का उन्मूलन की बात हो रही, किसकी हो रही, जजिया का उन्मूलन की यहाँ पर बात हो रही। तो जजिया का उन्मूलन यहाँ पर कब हुआ था, 1564 में हुआ था। कब हुआ था, 1564 में आपका क्या हुआ था, जजिया उन्मूलन हुआ था, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जब आप ऑप्शन देखोगे आपको एक चीज़, अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन पता तभी आप कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। तो आपने जब देखा सी का पहला केवल और केवल एक में ही नज़र आ रहा है, किसमें, एक में नज़र आ रहा है, ठीक, समझ में आ गया। आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठें और इसको साथ में नोट भी जरूर करते चलें, क्योंकि आपके हो सकता है इस बार तो ये पूछा है लेकिन वहाँ पर आपसे हो सकता पूछ ले 10 साला सिस्टम कब हुआ था, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो आप जब तक चीज़ों को पता होगा तभी आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो जजिया का उन्मूलन कब हुआ था, 1564 में हुआ था। अगर इसकी बात करें इबादत खाना की बात होगी तो इबादत खाना कब हुआ था, 1575 में हुआ था। ये सभी चीज़ों को आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। मजहर की घोषणा कब हुई थी, 1579 में हुई थी। कब, 1579 में कब हुई थी, मजहर की यहाँ पर घोषणा हुई थी। और 1582 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1582 में क्या हुआ था, 10 साला सिस्टम के यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहें साथ में। और अगर आपको कोई दिक्कत है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको कोई अगर दिक्कत, और अगर किसी को क्वालिटी में समस्या रहती है तो 360 पे आप लोग इसको क्वालिटी को बढ़ा कर देखें, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पहले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो साथी पहले का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको लगातार प्रश्नों का उत्तर साथ में देते चलना है। मेरी कोशिश ये है कि एक एक प्रश्न आपका, जितने भी अगर आपने पढ़ाई की हुई तब भी आपका क्लियर हो जाए, अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है तब भी आपका चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न समझते क्या दे रखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। कहने का सीधा तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा इसमें राजा था, इसमें कौन सा ऐसा राजा था जिसने संस्कृत की मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। यानी कि चांदी का जो सिक्का था उस पर जो भाषा लिखी थी वो कौन सी थी, संस्कृत की
भाषा थी। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमारे सिक्के हैं वो उनकी अगर बात करें तो इंग्लिश लिखी होती, हिंदी लिखी होती, लेकिन ये पूछ रहे कि इनमें कौन सा ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, चांदी के सिक्के के पे संस्कृत के मुद्रा लेख यहाँ पर लिखा हुआ था। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग साथ में कमेंट भी दिया करें। अगर आपको पता है तब भी आप दें, अगर नहीं पता तब भी आप उत्तर जरूर दिया करें, ठीक है ना। आप उसको ऐसा ना करें कि आप गलती, यही तो आप लोग गलती करते हैं। चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही यहाँ पर था क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महमूद गजनी हो जाएगा। कौन, महमूद गजनी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही सब। ठीक, तो यहाँ पर महमूद गजनी लिखा है, लेकिन इनका सही नाम क्या है, महमूद गजनवी लिखा है। वो मिसप्रिंट है तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है, समझ में आ गया। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था, अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद किया था। समझ में आएगा। तो क्या किया था यहाँ पर, अगर ये पूछ लेता है कि भाई इन्होंने अंकित क्या करवाया था, भाई देखो प्रश्न हो सकता है बना दे इस बार, तो आपको क्या है, आपको याद रखना है अव्यक्तम अवतार क्या हो जाएगा, अव्यक्तम अवतार इन्होंने क्या किया था, अपने चांदी के सिक्के पर क्या किया था, उसको लिखा था। ठीक, समझ में आ गया। तो दूसरे का जो साथी बी उत्तर कर रहा है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और आप लोग क्लास को शेयर वगैरह कर दें। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही पूरी तरीके से स्पष्ट है? तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा। दक्षिण भारत किसकी बात करा है, दक्षिण भारत की बात करा है। तक्कोलम का युद्ध कहाँ पर हुआ था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। ठीक, तो आप जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको नए नए प्रश्न भी मिलते हैं, लेकिन उनके साथ में अब रिवीजन का अच्छा तरीका क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ ये आप कॉपी पेन में अपने नोट करते जरूर। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई जरा समझते इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तकोलम का युद्ध की बात हो रहा है, किन के मध्य हुआ था इसकी बात ही कर रहा है। ठीक है, एक एक अच्छे से आपको पॉइंट बताएंगे। अगर इसका सही उत्तर तो आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो किसके किसके मध्य हुआ था, चोल एवं राष्ट्रों के मध्य हुआ था। किसके, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अब बात आती है कि सर ये हुआ कब था। देखो मेरा सीधा सा तात्पर्य कि अब हो सकता है प्रश्न यहाँ पर बना दे कि भाई तक्कोलम का युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये याद रखना है 949 ईस्वी में हुआ था। तो क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, 949 ईस्वी में कौन सा हुआ था, तक्कोलम का युद्ध यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर अच्छे से क्या रहेगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य यहाँ पर हुआ था। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको चीज़ को है, इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई इस युद्ध में किसकी हार हुई थी और जीता कौन था, तो चोल यहाँ पर कौन थे, चोल जितने भी थे वो क्या गए थे, हार गए थे, और राष्ट्रकूटों के यहाँ पर क्या थे, जीत गए थे। समझ में आ गया। तो 3 से 4 प्रश्न मैंने इस प्रश्न में डिस्कस कर दिए। पहला प्रश्न आपसे पूछता है तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था, तो 949 में हुआ था ईस्वी में। अगर पूछता था किनके मध्य हुआ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगर ये पूछ लेता कि इस युद्ध में कौन जीत किसकी हार हुई थी, तो चोल लोगों की क्या हुई थी, यहाँ पर हार गए थे, और राष्ट्रकूटों की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप बिना कहे क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रारंभिक जैन साहित्य के निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। समझ में आ गया। तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, पहला प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन जो साथी कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं, जो साथी इसको नोट कर रहे हैं, उसको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि उसके पास में डाटा होगा, और डाटा के साथ में जो मैं चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी उसके साथ में नोट। जब पेपर आप देने जाओगे उसका रिविजन कर लोगे तो आपको फायदा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्धमगधी भाषा में क्या किया था इन्होंने, जैन साहित्य पहली भाषा में लिखा गया था। पहला जो जैन साहित्य था कब लिखा गया था, अर्धमगधी भाषा में यहाँ पर लिखा गया था। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर बात करें, अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। कैसे, अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताएं तो सबसे पहले जब शुरुआत की गई थी, सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो किससे की थी, संस्कृत में की थी। मतलब जो भी चीज़ें क्या थे जैन लोग लिख रहे थे वो कौन सी भाषा में लिख रहे थे, संस्कृत में लिख रहे थे। लेकिन जब सबसे पहला जैन साहित्य लिखा गया तो वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। तो कई सारे साथी इसका डी भी उत्तर समझ रहे होंगे, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया। यहाँ पर क्या पहले जब लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन
पहला जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया वो मगधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से क्या करना, आपको चीज़ें याद करना है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको इसीलिए डिस्कस करा रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला मानव सावधानों के कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है, तो आपको मज़ा आने वाला है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जो साथी कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, साथ में सपोर्ट भी करते हैं, वो लोग क्लास को शेयर वगैरह भी करते हैं। तो आप लोग जितने भी क्लास को देखते हैं, आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि आप लोग क्लास को कम से कम शेयर वगैरह साथ में करते रहें। मानव सावधानों के यहाँ पर कुत्ते में दफनाए गए थे, तो आपको देखो यहाँ पर क्या प्रश्न पहले आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या है, मानव का जो शव था उसके साथ में कुत्ते भी दफनाए गए थे। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, वो कहाँ पर दफनाए गए थे। सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आने लगा है। तो जो साथी यहाँ पर 5 का बी उत्तर कर रहे हैं, क्या 5 का बी उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर बात, अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न आपको यो और याद रखना, अगर आपसे पूछ लेता है, ये तो समझ में आ गया, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ पर, बुर्ज होम में। अगर ये पूछ लेता बुर्ज होम है जो, इसकी आपकी खोज कब हुई थी, तो अच्छे से आपको क्या याद होना चाहिए, 1935 में बुर्ज होम की क्या हुई थी, खोज हुई थी। ये भी साथ में आपको इंक्लूड कर लेना है। और अगर ये पूछ लेता है कि भाई किसने इसकी खोज की थी, देखो समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्रश्न एक होता, मैं उससे कई सारे प्रश्न आपको डिस्कस करवा देता हूं, तो आप सभी साथी यहाँ पर नोट भी साथ में करते चलें। तो इनका अगर हम नाम बताएं तो ये क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा और पीटरसन हो जाएगा। 2 लोगों ने क्या था, बुर्ज होम की यहाँ पर खोज की थी। कब की थी, 1935 में की थी। और मानव के साथ में कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे, तो बुर्ज होम में गए थे। बुर्ज होम की यहाँ पर अगर पूछ लेता है कि भाई इसकी यहाँ पर खोज कब की गई थी, तो 1935 में की थी। किसने की थी, टेरा और पीटरसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर होता क्या था कि जो मानव होते थे, उनके जो पालतू कुत्ते होते थे, उनको साथ में ही दफना दिया जाता था। ठीक, समझ में आ गया? ये यहाँ पर प्रथा थी। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। ठीक है, आपकी क्लास है, अगर आप जितना सपोर्ट बना के रखोगे उसी तरीके से आपकी क्लासें चलती रहेंगी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे यहाँ पर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको उसका उत्तर बताना कि यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक एक अच्छी सी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर देखो बात क्या हो रही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना थी, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो साथी यहाँ पर 6 का डी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर एक एक चीज़ आपको फिर से मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर इसके और क्या प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना थी वो कब की गई थी भाई, ये की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। कब, 1784 में, आपको याद रखना है। अब देखो जो भी प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, ये तो इसका उत्तर सही उत्तर ये हो गया, लेकिन आपको करना क्या है, ये भी आपको साथ में याद रखना। कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। अगर सेटलमेंट अधिनियम पूछे तो 1781 हो जाएगा। और चार्टर अधिनियम कब आया था, 1813 में आया था। तो ये सभी साथियों को क्या करना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिससे क्या है अगर प्रश्न घुमा के पूछता है तब भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत की गई थी। और ये कब आया था, 1784 में आया था। इसके साथ साथ में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा और प्रश्न जान लेते हैं कि इसमें अगर पूछ लेता है कि इसकी जो स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी, इसमें सदस्य कितने थे, तो कितने सदस्य थे, 6 सदस्य आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ क्या थे, 6 सदस्य थे। अच्छा, अगर कोई बता सकता है, सही उत्तर दे सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का कारण क्या था, तो यहाँ पर क्या था कि जैसे आपने देखा, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उनमें सैनिक और अर्धसैनिक राजस्व संबंधी मामलों को देखना होता था। मतलब जो भी यहाँ पर क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसलिए की गई थी कि जितने भी आपके क्या होते थे उस समय व्यापारिक मामला होते थे,
तो उनमें क्या होता था, सैनिक और सैनिक के जो भी मामलों को देखना होता था, मतलब सैनिक हो गए या असैनिक हो गए, किन किन चीज़ों को, राजस्व को यहाँ पर संभालना होता था, तो उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम? 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत की गई थी। ये भी सभी ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और इसी तरीके से आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें। ठीक, समझ में आ गया? आपको क्या नहीं लगता कि आपकी क्लास में कम से कम 50-60 बच्चे होना चाहिए लाइव क्लास में? ठीक है ना? तो आप लोग भी सपोर्ट करें भाई, आपकी क्लास है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कैसे क्लास कंटिन्यू हो पाएगी? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, और इससे कई सारी जानकारियां आपको यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो आंदोलन कौन सा था। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो साथी 7 का सी उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं? सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं क्या हुआ था। आचार्य विनोबा भावे थे कौन से आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे? पहली बार तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। अब बात आती है कि सर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर हुआ था। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत अगर हम बात करें आपको कि ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपको याद हो गया? अच्छा, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करती है। पुस्तक है आचार्य विनोबा भावे की एक पुस्तक है, कौन सी? तो आपका क्या हो जाएगा? गीता रहस्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी साथ में आपको नोट कर लेना है। कौन सी? गीता रहस्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कभी कभार आपसे पूछ लेता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको इतनी सारी जो जानकारी मैंने दे दी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेशन चल रहा है, इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बताएंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों हो जाता है। मैंने इसको ऑफलाइन क्लास में आपको डिस्कस भी किया था, समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा समझ लेते हैं। सभी साथियों को ये पता भी होगा, और नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना है? चीज़ों को याद करना, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो साथी 8 का सी उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं? सही उत्तर कर रहे हैं। क्या 8 का सी उत्तर कर रहे हैं? वो क्या? 13 अप्रैल 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। कितने? 100 वर्ष यहाँ पर इसके पूरे हो गए। तो यहाँ पर इसको भी कई सारे यहाँ पर कार्यक्रम भी जारी किए गए थे। ये भी अभी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई बता सकता है कि जलियांवाला नरसंहार क्यों हुआ था, कोई अगर किसी के पास में यहाँ पर अगर कोई हो तो जानकारी यहाँ पर दे सकता है। देखो, नॉलेज तो कई सारी है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आप हमें क्या चीज़ें, अब जलियांवाला नरसंहार है, यहाँ पर मेरा तो ये मतलब कि मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर दूँ क्या हुआ था, लेकिन समय लिमिटेड मेरे पास रहता है, आपकी क्लास भी करानी रहती है, आपका ज़्यादा समय भी ना जाए। लेकिन अब आपके पास जो भी बुक्स है उसमें आप देखें कि जलियांवाला नरसंहार क्यों हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या क्या यहाँ पर हुआ था। देखो, जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, इनके जो पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, कौन से? डॉक्टर किचलू थे और डॉक्टर सतपाल थे। गिरफ्तारी के विरोध में भाई क्या हुआ था? डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों का क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के बीच में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? उसी को चीज को यहाँ पर करके क्या कहता है? जलियांवाला नरसंहार यहाँ पर हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर क्या हुआ था? कम से कम 1000 से 1200 लोग यहाँ पर मारे गए थे। 1000 लोग कम से कम मारे गए थे लिखित में। तो यहीं पर क्या हुआ था? जब यहाँ पर लोग मारे गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, कौन? रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। और शंकर नायर ने क्या किया था? वायसराय की अपनी उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको चीज़ें याद करनी है। ऐसे अगर चीज़ें आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें साथ में तैयार भी हो जाएंगी। ठीक है, तो जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो मैंने चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं वो चीज़ें आपको याद करनी है।
ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है ये कल मैंने इसका डिस्कस किया था। बंगाल का जो विभाजन था, यहाँ पर बात क्या हो रही है, बंगाल को विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, रद्द की बात कर रहा। अगर आपसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए बंगाल का जो विभाजन था वो हुआ कब था। तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे क्या था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। अगर ये पूछ लेता बंगाल का जो विभाजन है वो किसके वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कौन थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, अब अपने प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर पूरा बंगाल का किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, मतलब किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, इसकी बात ये कर रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे आप करोगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1911 यहाँ पर हो जाएगा। कब, 1911। अब देखो इसके कई सारे पॉइंट हैं यहाँ पर। 1911 में कई सारी चीज़ें हुई थी। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको क्या करूँगा, डिस्कस जरूर करूँगा। आपको लगता होगा कि मैं समय ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं अगर चाहूं तो इसको केवल ऑप्शन यहां पर आके टिक करा दूं, आपका उससे भला नहीं होगा। जितनी सारी एक प्रश्न से आपको नॉलेज मिलेगी उतनी सारी चीजें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बंगाल के विभाजन के राज्य कब हो जाएगा, 1911 में हुआ था। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर क्या हुआ था कि 6 मई 1910 को क्या हुआ था, जाट पंचम इंग्लैंड के एक शासक थे, उनके उपलक्ष्य में क्या हुआ था, यहाँ पर जाट पंचम जब बने तो क्या हुआ, जब उनका भारत आगमन हुआ तो भारत आगमन के क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो क्या बोलते हैं राजधानी थी कलकत्ता से क्या किया था, दिल्ली को राजधानी यहाँ पर इन्होंने क्या स्थानांतरित कर दिया था। ठीक, समझ में आ गया। ये भी चीज़ें आपको साथ में याद रखना है। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1912 में क्या बना दिया गया था, कलकत्ता की जगह नई दिल्ली में यहाँ पर क्या कर दिया था, भारत की राजधानी को बना दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि आपको बताना है कि कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी कब बना दी गई, तो क्या हो जाएगा उत्तर, 1912 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो जानकारी दी गई है बहुत अच्छे से आपको चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर ना छूटे। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको याद रखना। अगर ये डेट पूछ लेता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ये शुरुआत हुआ था। खत्म कब हुआ था, 1911 में। तो कितने वर्ष रहा था, 6 वर्ष रहा था। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारे आप इंस्टाग्राम पेज से जुड़े होंगे तो मैं ये कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस भी करता रहता हूँ। पूरी डिटेल्स आपके क्या है, पिक्स के माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप जिन साथियों ने इंस्टाग्राम को हमें फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कई सारी पिक्स के माध्यम से आपकी तैयारी को करवाता रहता हूँ। ठीक है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ भी मैं कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं, समझे, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपना उत्तर सही देंगे यहाँ पर। अब जरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो महालवाड़ी जो प्रथा थी, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जो साथी 10वें का क्या कर रहे हैं, डी उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब जरा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा सही प्रश्न क्या हो जाता है। करा ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से क्या करा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चीजें हुई क्या थी, पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, तो आपको चीजें याद रहेंगी। महालवाड़ी प्रथा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, जो भी किसान होते थे, महालवाड़ी पद्धति के अनुसार क्या था, जो भी कृषक का जो खेत होता था, यहाँ पर क्या होता था, जो भी एक बड़ा जागीर होता था, वो क्या करता था, 30% जो भूमि होती थी वो उसको हिस्से को ले जाता था। क्या करता था, 30% हिस्सा के यहाँ पर ले लेता था। इसके अंतर्गत क्या होता था, कई सारी जैसे लोग क्या करता था, किसान है और किसान अपनी जो भी भूमि है उसको क्या करता था, पैदावार करता था। लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, 30% हिस्सा होगा, 40% हिस्सा ले जाते थे। तो भाई अगर 30-40% हिस्सा वो ले जाएंगे, जो उन्होंने लागत लगाई है वो निकल जाएगी, तो उनके पास बचेगा क्या। भाई उनके बच्चे भी होते थे, उन बच्चों को क्या होता, काम भी कराना होता था, पढ़ाना भी होता, कई सारी चीज़ें होती थी। तो ये सारी क्या महालवाड़ी प्रथा यहाँ पर हुई थी। तो आपको चीज़ें याद हो गई, क्या आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये अगर पूछता है कि ये कहाँ पर अपनाया गया था, तो आपको इसका उत्तर अगर पूछ लेता है, भाई डिटेल्स में जा सकता है, तो यूपी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। यूपी के कहाँ हो जाएगा, बनारस में हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो मालवाड़ी प्रथा किसके राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से यहाँ पर हो गया था। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अब देखो कई सारे साथी यहाँ पर क्या करेंगे, सी उत्तर की तरफ जा रहे थे। तो आपकी गलती क्या होती है, आप प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हो, फिर आपको लगता है कि सर मुझसे गलती हो गई है। तो ये गलती सभी से होती है, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, बहुत ही मज़ा आप क्लास में आने वाला है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ऑथेंटिक चीज़ें हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, समझिए आप। अपवाद क्षेत्र की बात हो रही है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाद क्षेत्र, अपवाद का मतलब होता है जो फैला हुआ है, कैसी, यहाँ पर फैले हुए की बात कर रहे हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि विश्व की सबसे लंबी नदी की यहाँ पर बात हो रही है, कल ही मैंने इसका डिस्कस किया था। समझ में आ गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजन। अब देखो यहाँ पर इसके डिस्कस हम कर लेते हैं। यहाँ पर अमेजन विश्व की क्या है? सबसे विशाल नदी है। क्या सबसे विशाल नदी कौन सी? अमेजन हो जाएगा। नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमने कल ही आपको बताया था, सबसे पहले नंबर पे नील नदी हो जाएगा, इसके बाद अमेजन हो जाएगा, और इसके बाद यांग टीसी हो जाएगा। कल मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था कि नहीं? अब देखो यहाँ पर प्रश्न कैसे आ गया, जिन साथियों ने प्रश्न को नोट किया होगा उसको मजा आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक, सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवाह की अगर यहाँ पर पूछ रहा है, अपवाह मतलब जो फैला हुआ है, तो अमेजन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपको चीजें आप समझ में आ गई हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कितनी लंबी है, तो आपको याद रखना है कितना, 67 कितना हो जाएगा? 6750 किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके जो भी नोट्स हैं इसमें भी आप चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अगर ये पूछ लेता अमेजन जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत से निकलती है। कौन सी? अमेजन नदी निकलती है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है? तो अंध महासागर में ये गिर जाती है। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छे से चीज़ों को आपको याद करना है, और साथ में आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उन चीज़ों को आपको याद भी करते रहना है। ठीक, समझिएगा। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु की अव्यवस्थित है, ये आपसे जानकारी करना चाह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंध महासागर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? जो प्रश्न बताने लायक होगा वो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये डायरेक्टली प्रश्न आपको चीज़ें याद करनी है। क्या हो जाएगा? 12 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, और तो आपको बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है। ठीक, समझेंगे जरा। कहा तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? यहाँ पर बोला मानसून कब आता है। मानसून का आपको सीधे से मतलब क्या याद रखना है? जब बारिश होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो मानसून से क्या मतलब? बारिश के यहाँ पर बोल रहा है। तो तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु में बारिश कब आती है, इसकी बात आपसे कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बात कर लेते जरा। यहाँ पर अगर बात हो रही, बात किसकी हो रही? तमिलनाडु की बात हो रही। तो तमिलनाडु में क्या होता है, जब आपके यहाँ क्या होता है? दिवाली होती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बाद में क्या होता है? आपका वहाँ पर मानसून आ जाता है। समझ में आ गया? कब? अक्टूबर नवंबर की तरफ वहाँ पर मानसून आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अक्टूबर, देखो अक्टूबर नवंबर आपका साथ में जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देखो नवंबर और दिसंबर दे रहा है भाई, नवंबर क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा। अगर आपको याद है अक्टूबर नवंबर, अगर अक्टूबर नवंबर दिया होता तो सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर नवंबर दिसंबर दिया है भाई, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर सितंबर इंक्लूड हो जाए, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये मार्च और जुलाई ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, तमिलनाडु में मानसून जो है कौन से मौसम में यहाँ पर आता है? नवंबर और दिसंबर में मानसून आपका आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहे साथ में। ठीक है, इतने सारे साथी लोग देख रहे हैं, और इसके साथ में आप लोग इतने सारे कम लाइक्स हैं। आपको नहीं लगता कि क्या क्लास आपको मेरी समझ में नहीं आती है? ठीक है ना, आपके जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है क्या स्पष्ट नहीं है? मेरे तरफ से जानकारी है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, और वो उस प्रश्न में आपको कम से कम 3 से 4 फैक्ट और पता चल जाएं। ठीक है, मेरा तात्पर्य नहीं होता, मैं चाहूँ तो 100 प्रश्न मुश्किल से कितना समय लगेगा भाई? ठीक है, 1 मिनट में कम से कम 4 से 5 प्रश्नों में करवट टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितनी चीज़ सीखें वो सॉलिड चीज़ें सीखें। अगर एग्जाम में प्रश्न घुमा के भी पूछे तब भी आप प्रश्न को कर पाएं। ऐसा नहीं करना कि प्रैक्टिस सेट कई सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन ये इस तरीके से चीज़ों को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलो समझते जरा। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? अब ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं याद है तो आपका प्रश्न ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छे से आपको याद करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी उसको आपको याद करना है। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर करा उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य कौन से हैं?
ठीक है ना। तो हम लोग प्रश्न को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन है, मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आपसे सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका देखो एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक, देखो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान तो आपका होता है, झारखंड आपका होता है क्योंकि ये बिहार से लगा हुआ है तो ये बिल्कुल लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ भी बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए 2 3 4 आप पर हो जाएगा, और 2 3 4 यहाँ पर क्या इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है। तो जो साथी 14 का बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पंजाब यहाँ पर आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक समझ में आ गया। अब देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को एक बार फिर से समझ लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर सही उत्तर इसके हो जाएंगे। ठीक, जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर पूछता है कि भाई कौन कौन से ऐसे राज्य, अब देखो आपको 3 तो मैंने बता दिए लेकिन आपको और भी तो होना चाहिए। देखो यहाँ पर बात क्या है कि आपको चीज़ें और भी, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब देखो हो सकता है प्रश्न इस बार एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ ले, तो हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, उत्तराखंड भी हो जाएगा। सभी साथी नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जगह कम इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद करना कौन कौन से हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के जो सीमा को टच करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके बाद नेपाल हो गया, और इसके बाद एमपी हो गया। इसके बाद क्या हो गया आपका, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और इसके बाद बिहार हो गया, बिहार के बाद में झारखंड हो गया, झारखंड की अगर बात करें तो इसके बाद में हरियाणा हो जाएगा, और हरियाणा के बाद में क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली के बाद में राजस्थान हो जाएगा। इतने आपके क्या हैं जो उत्तर प्रदेश को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक समझ में आ गया। आपके पास जो भी कॉपी है उसको आप लोग क्या करें, उस अपनी जो कॉपी में आप नोट कर रहे हो वहाँ पर ये भी साथ में नोट कर लें। ठीक समझ में आ गया। मैं चाहूँ तो इसको फिर से एक बार फिर बता देता हूँ। कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, और इसके बाद एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और इसके बाद में बिहार, झारखंड, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली और राजस्थान हो जाएगा। लेकिन पंजाब यहाँ पर नहीं होगा। तो आप जब तक सभी आपको नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे प्रश्न को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके उत्तर जरूर दें, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने कम से कम दोस्तों को पास शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पर लाइव क्लास चलती है और अच्छी यहाँ पर आपको प्रश्न को डिस्कस कराया जाता है। आपको कंटेंट देख के लग रहा होगा कितने अच्छे प्रश्न हैं, और एक साथ में कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कह रहा है कि 2011 के अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न आपका जनगणना से जरूर आएगा। तो जनगणना की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर 10 की वृद्धि की बात कर रहा है कि 10 की वृद्धि कितनी रही थी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो जब तक आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो कितने था, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करें। 15 का जो साथी बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 20.09 क्या था उस समय, क्या थी, दर थी। ठीक समझ में आ गया। चलो भाई अगर यहाँ पर बात कर लेते कि 10 की जनसंख्या वृद्धि थी, क्या थी, 10 की जनसंख्या देश क्या थी, किसकी बात हो रही, उत्तर प्रदेश की थी। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न और आपको जानकारी करना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ वो 2001 से लेकर 2011 के बीच में देश की मतलब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो कितनी थी, तो सभी का आपके यहाँ पर उत्तर आना चाहिए कितना, 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 07%। ये भी साथ में आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा। ठीक है, याद रहेगा ना ये, हाँ एग्जैक्ट डाटा है, सीधे सीधे डाटा आपसे पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी, कब की बात कर रहा है, 2001 से 2011 के बीच में 20.09 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, कभी कभार वो सेज सीधे सीधे एग्जाम, मैंने आपको कई बार ऑफलाइन में ये चीज़ बताई हुई है कि एग्जामिनर इतना चालाक होता है, वो आपको माइंड को चेक करने के लिए इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख देता है। वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करता है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिनको नोट करना वो नोट कर लें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। नीति की घोषणा कब की गई थी, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अप्रैल 2000 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अप्रैल 2000 में इसको घोषित किया गया था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है पूरी तरीके से कैसी है, स्पष्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दे रखा है, कह रहा अदरस निर्यात
इनविजुअल एक्सपर्ट का अर्थ क्या होता है? इनविजुअल एक्सपर्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ कैसी होती, देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सेवाओं का निर्यात करना क्या कहलाता है? अदृश्य निर्यात कहलाता है। कुछ सीधे प्रश्न है वो आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें सीख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर कमेंट जरूर किया करें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि आप, कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्लास में आ जाते लेकिन वो कमेंट नहीं करते। कमेंट करके आप लोग साथ में बताया करें। ठीक है, चलो करा, खादी ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? मैंने पूरी पंचवर्षीय की योजना की जो लिस्ट है अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दी है, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दी, वहां से जाके उसको आप लोग नोट जरूर कर लें। ठीक है सॉरी, समझेंगे। खादी ग्रामोद्योग जो यहाँ पर आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे यहाँ पर प्रश्न को, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरी यहाँ पर योजना के अंतर्गत किया गया था। तो जो साथी 18 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, खादी ग्रामो उद्योग, यहाँ पर एक अधिनियम आया था और वो अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। कब? 1956 में यहाँ पर एक अधिनियम आया था। उसी के तहत क्या हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में इसका क्या हुआ था, गठन किया गया था। अगर ये पूछ लेता है खादी ग्रामोद्योग उद्यालय का, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंबई होगा। क्या होगा इसका? मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका? खादी ग्रामोद्योग आयोग का। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप चीज़ें गलत ना करें, बहुत अच्छी चीज़ें से यहाँ पर आपको सीखनी है। ठीक, समझ में आ गया? चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? खादी ग्रामोद्योग उद्योग की यहाँ पर स्थापना पूछ रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी हुई था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई है। ठीक, इतनी सारी जानकारी आप अपने कॉपी में जरूर नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बोल रहे हैं। गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? करा, गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखो, आपको ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न होगा, लेकिन जिन्होंने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है उसके लिए प्रश्न ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो साथी 19 के साथ में सी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित? सरकार की प्रतिभूतियों व्यापार से। यहाँ पर देखो क्या है, एक टर्म्स होता है यहाँ पर, गिल्ट एल्ड बाजार क्या होता है, जोखिम वाला बाजार होता है। कैसा जोखिम वाला? जैसे मान लो आपने देखा होगा कई सारे लोग शेयर को खरीदते हैं, कई सारे शेयर को बेचते हैं, तो कई सारे लोगों को फायदा होगा और कई सारे लोगों को नुकसान होगा। समझ में आ गया? यही चीज क्या कहलाती है, सरकारी प्रतिभूतियों से व्यापार करना होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 19 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा आपका बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्लियर, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का जरा समझते हैं। करा, भारत के सरकार नीति आयोग जो आर्थिक नीति के निर्धारण करता है, थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या हो जाएगा? अब देखो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका मैं कई सारे यहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ पर क्या करूँगा, साथ में डिस्कस करूँगा ताकि आपको यहाँ पर पूरे याद हो जाए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको क्या करेंगे, कॉपी में मेरे साथ में पहले इसको जानकारी मैं इसमें आपको बता दूँ। तो यहाँ पर नीति का जो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जो साथी 12-20 का बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ में आ गया? इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश में। वहीं इस पर इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं, नीति आयोग इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको, एक्स्ट्रा चीजें आपको बता देता हूँ। नीति आयोग से पहले क्या था, आपका योजना आयोग था। अब बात आती है कि सर यहाँ पर नीति जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। जिन साथियों को पता है तो नीति आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा, सर 2015 में नीति आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर ये पूछ लेता नीति आयोग से पहले क्या था, तो इसको योजना आयोग बोला जाता था। ठीक, अब बात आती है सर इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक, अगर पूछ लेता राज्यों का, तो राज्यों का यहाँ पर कौन हो जाए, राज्य का जो कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको चीजें याद करनी। ठीक है, कब हुआ था ये, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोग लगातार क्लास को बनाए रखें और इसकी तरीके से शेयर वगैरह आप लोग करते रहें, बहुत मजा आपको क्लास में आने वाला है। ठीक।
ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आधा पड़ाव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसी तरीके से आप क्लास को क्या करें, शेयर वगैरह साथ में करते रहें। ठीक है, चलो भाई समझते हैं जरा। अगर आपको कोई भी क्लास और भी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को क्या करें, कमेंट करके मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताया करें कि कौन सी क्लास आप लोगों को और यहाँ पे समस्या हो रही है, तो मैं फिर क्या करूँगा, उसी क्लास को स्पेशल आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझते जरा। करा सही उत्तर का यहाँ पर चेंज। अब देखो, जब तक आपने डीपली से नहीं पढ़ा होगा तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दे पाओगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। करा सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या है, सभी व्यक्ति पंचायती राज की बात कर रहा है। पंचायती राज होता, सभी सदस्य कैसे बन पाएंगे भैया? उनके लिए पहले कुछ क्वालिटी रखी गई होगी, कुछ उनकी वरीयता रखी होगी, तो ये पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी लोग नहीं जा सकते ना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता और पंचायत सदस्य बन सकता है, तो भैया ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की पंचायत राज की सदस्यता के लिए आर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 25 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, अगर 18 दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन 25 दे रखा है। ठीक, 25 नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा 21 वर्ष। कितना, 21 वर्ष। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो एक ही ऑप्शन तो बता है डी को एक बार पढ़ लेते हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सत्ता के लिए आप योग्य होंगे। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, आप कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो साथी डी उत्तर कर रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर कर रहे थे। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी साथी कमेंट साथ में जरूर करते रहें, जिससे कि क्या होता है, ये पता चलता है कि क्लास में कितने सारे लोग साथी क्लास को देख रहे हैं और किन साथियों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, कल मैंने इसको डिस्कस भी किया था भाई। ठीक है ना, देखो जिन साथियों ने मेरी इस क्लास के साथ में नोट्स बना रहे होंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा, और जो नहीं बना रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं फिर से समस्या यहाँ पर होने वाली है। ठीक, क्या प्रश्न जरा समझते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? मैंने कल इस चीज़ को आपको बताया था, बहुत अच्छे से इसको मैंने डिस्कस किया था। ठीक, समझ में आ गया। तो जरा समझ लेते क्या हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, कल हमने वित्त आयोग के बारे में डिस्कस किया था ना। तो वित्त आयोग जो होगा, जो भी वित्त मंत्रालय होगा, उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों चीज़ों को होता है, लेकिन एक विधेयक धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसका केवल कौन, एक ही लोग निश्चय करता है। वो कौन है? कल वाली अगर मेरी बात याद होगी तो इसका सही उत्तर दे दोगे। तो जो साथी 22 का यहाँ पर डी उत्तर कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक को क्या करता है, पता करके उसका निश्चय करता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब कुछ चीजें फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस भी साथ में किया था, समझेंगे। देखो विधेयक धन विधेयक की अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 110 अनुच्छेद कौन सा आता है, धन विधेयक अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको चीजें क्या करना है, याद करना है। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलो समझ में आ गया। क्या हो जाएगा इसका, 22 का डी उत्तर हो जाएगा। यानी कि धन विधेयक का निश्चय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कौन करता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन केवल धन विधेयक आपको याद रखना कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछे तो कितना हो जाएगा, 110 अनुच्छेद आपका हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके साथ में आप लोग अपने दोस्तों को जरूर क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। कम समय बचा हुआ है, आज आपकी 16 तारीख हो गई है, 4 दिन इधर बचे हुए, 3 दिन, कम से कम ये मान के चलिए आपके पास में 7 दिन हैं। 7 दिन नहीं, हम 6 दिन मान के चल रहे हैं। ठीक है, लगातार आपको पढ़ना है और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर आपको डाउट नहीं, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो चीज़ें अभी आपने पढ़ रखी है उसका रिवीजन भी हो, और जो कुछ चीज़ें नहीं भी आपको पता चले अभी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे जरा। अगला प्रश्न क्या करा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थिति रहने पर किसी संसद का आयोग घोषित किया जा सकता है? अब देखो ये डायरेक्टली प्रश्न है, इस प्रश्न को केवल डायरेक्टली आप कर सकते हो, सीधा सीधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी यहाँ पर सांसद है और वो क्या करता है, कितने दिनों तक अगर वहाँ पर संसद में नहीं पहुँचता है तो वो मतलब आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, 60 दिन तक अगर वो नहीं पहुँचता है तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर या तो महीने के हिसाब से याद कर लूँ, लेकिन मेरे हिसाब से दिन के हिसाब से याद, कितना 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, सीधा डायरेक्टली प्रश्न, इसमें क्या आपको समझाना, ये तो डायरेक्ट प्रश्न है ना। ठीक है, चलो समझते जरा। अगला प्रश्न क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या बोल रहा है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के
प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। यहाँ पर देखो बात क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर हम आपसे थोड़ा सा पूछ लें तो आपको चीज़ें कुछ अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करें तो विधि के शासन का मतलब क्या होता है, पहले नंबर पर तो आपको पता होना चाहिए। विधि के शासन की अगर ये बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और ये समस्या कब होगी, जब तक आपने पूरा का पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको बार बार चीज़ें यहाँ पर करवाता हूँ, और मेरा करवाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से चीज़ों को क्या कर पाओ, सीख पाओ। ठीक, समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको क्या करेंगे, अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा इसका 24 नंबर का उत्तर सही क्या हो जाएगा। देखो, मेरा उद्देश्य केवल एक ही, आप लोग परेशान ना हो। मैं पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा कि आपके अंतिम समय तक पूरी तैयारी मैं कराता रहूंगा, जिससे कि आप कई सारे साथियों का यहाँ पर पेट का एग्जाम क्वालिफाई हो सके। लेकिन आपका भी दायित्व बनता कि भाई आप भी तो मेरी कम से कम ये ध्यान रखें कि हाँ, क्लास सर इतनी मेहनत से कराते हैं तो क्लास को शेयर करें। जो भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग शेयर भी करते हैं, मुझे पता है कौन कौन लोग शेयर करते हैं। ठीक है, चलो। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर बताएं, विधि का शासन का मतलब जो भी ला है उनका शासन कौन सा माना जाएगा। देखो यहाँ पर का शक्तियों का परिसीमन, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के पास शक्ति होगी तभी तो शासन के अंतर्गत आएगी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, विधि के समझ क्षमता, ये भी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई विधि के साथ क्षमता मतलब जो भी रूल्स बने हैं वो सभी के लिए कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के रूल्स अलग बना दिए, किसी के रूल अलग बना दिए। अगला, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सरकार रूल को बनाती है तो वो उत्तरदायित्व तो होगी, लेकिन उसके प्रति जो लोग होंगे वो उत्तरदायित्व तो नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्वतंत्रता और नागरिक का आधार, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1, 2 और इसके बाद में 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उधर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उसको मैं भी देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बनेगा। 1, 2 4 बनेगा, 3 कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? मैंने आपको क्या किया, डिस्कस करा दिया। अब जरा देख लेते हैं, 1, 2, 4 क्या दे रखा था, 1, 2, 4 दे रखा था। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो सी ऑप्शन में दे रखा है, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। तो जो साथी 25, 24 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में इनमें से किसका ऋणी है। ऋणी का मतलब क्या है, ऋणी का मतलब क्या, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को। अगर देखो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को दे रखा है, समझेंगे जरा। यहाँ पर भारतीय संविधान किसका ऋणी, ऋणी का मतलब है कि पूरी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हुई है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान से नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपके एक प्रश्न हो जाएगा तो जो साथी 25 का सी यहाँ पर उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान इनमें से सर्वाधिक ऋणी किसका है, देखो है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर रूल्स कहाँ से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इन चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 आया है, आपको कुछ चीज़ें और याद होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, मैं आपको कॉपी में नोट करा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नंबर पर क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या लिया गया था, केंद्र और राज्य के संबंध जो मध्य है, जो संबंध है इसी के साथ आया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी किसी के तहत की गई, इसी के तहत की गई थी। और केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया था इसी के तहत लाया गया था, किसके, 1935 के। अगर प्रश्न आता है कि कौन से अधिनियम के तहत द्वैध शासन लाया गया तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, तो आप सभी का साथी 25 का जो साथी सी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी 26 का उत्तर यहाँ पर देंगे। रक्त होता है, यहाँ पर रक्त की बात किसकी बात कर रहा है, ये ब्लड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है। ठीक, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका कमेंट करके उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे मैं कई सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करा दूंगा, क्योंकि अगर आपसे एक्स्ट्रा नॉलेज पूछता है तो आप उसको प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, चलो। अरे कई सारे साथी क्या करते हैं, कमेंट क्लास में आते हैं और देखने के बाद में क्लास से चले जाते हैं। लेकिन जो साथी मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो साथी लगातार क्लास को देखते होंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलता होगा इस क्लास से। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं क्या मेरी क्लास आपको समझ में आती है। ठीक है, समझ में सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि रक्त जो है वो क्या है।
रक्त क्या होता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो साथी 26 का ए उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ये क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। अब जरा ऊतक यहाँ पर शब्द जो आ गया, इसका मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू होता है। समझ में आ गया? इंग्लिश वाले यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रक्त को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे एक कल्पित ऊतक होगा, ऊतक तो होता है लेकिन संयोजी ऊतक होता है। देखो ऊतक यहाँ भी दे रखा है, ऊतक यहाँ भी दे रखा है। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पर आपको चीज़ें क्या या चीज़ें याद रखनी है कि अब देखो यहाँ पर रक्त आ गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर क्या होता है? रक्त होता है, तो आपको याद रखना है 5 से कितना? 6 लीटर कितना रक्त होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ये भी सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो 26 का जो साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 का सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताएंगे किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई समझते जरा हम लोग डिटेल्स में। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा हृदय होता है जिसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। 3 प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चैम्बर। ये चैम्बर की बात कर रहा है। क्या? चैम्बर की यहाँ पर बात कर रहा है कि ऐसा इनमें कौन है जिसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, और बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। बहुत चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं अगर आप क्लास को देख रहे हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो आप जब क्लास देके आओगे ना तो आपको लगेगा कि सर आपने इतना डिटेल्स में कराया था, और प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना मैं साथ में ये भी आपको बताता हूँ। देखो समझते हैं, यहाँ पर देखा जाए 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय होता है वो किसके अंदर होता है? मेढक के अंदर होता है। किसके अंदर? मेढक के अंदर होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा देखो जरा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी? मेढक की बात करें, एम से क्या बनाएंगे? मेढक बनाएंगे। देखो इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आप कर। मेढक को अगर आप कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे ही तो लिखोगे, लेकिन अगर इसको एम को क्या करो, एम को थोड़ा सा आप घुमा दो। कैसे घुमा दो? तो भैया कैसे बन जाएगा? ऐसे तो बनेगा। तो आपको याद रखना इसी तरीके से, मेढक में कितने कक्ष होते हैं? 3 यहाँ पर होते हैं। कितने? 3। ऐसे आपको याद रखना है। बोलो आज के बाद तो नहीं भूलोगे। इस तरीके से क्या करोगे, अगर ये आप याद रखोगे तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अब जरा हम कुछ चीजें, मेढक आया है, कुछ चीजें मेढक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो मेढक कैसा? एक एम्फीबियन वर्ग का प्राणी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेढक कौन से वर्ग का प्राणी? एम्फीबियन वर्ग का है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? वो पानी में भी रहते हैं और नीचे आपके जमीन पे भी चलते हैं। तो उभयचर का, एम्फीबियन का मतलब समझ गए? ठीक है, इसी के साथ साथ में क्या है, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें अगर आपसे पूछ लेता है, इनमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। आपने अगर हृदय चैप्टर आपने पढ़ा होगा तभी आप प्रश्न को कर पाओगे, लेकिन मैंने सीधा सा डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता दिया, तो इसके आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेढक कैसा? एम्फीबियन वर्ग का होता है। ये कैसा? उभयचर होता है। उभयचर का मतलब क्या होता है कि दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, जमीन में रह सकता है। एक थलचर होता है, एक जमीनचर होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर 27 का डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके 28 का उत्तर देंगे, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, और भाई मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्लास को इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? आप लोग साथ में क्लास को ज्वाइन किया करें और साथ में पढ़ा करें। ठीक है, आपकी भी मतलब की चीज़ें कराई जा रही हैं। और जो साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी करो, टेट में भी आपका 60 मार्क्स का ये चीज़ आनी है, जो चीज़ें मैं आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पर ये मत कहिएगा कि मुझे नहीं कराया गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं, आप जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, ये कई सारे बच्चे तो इसी सोच में बने रहते हैं, सर मेरे में आएगा कि मेरे में नहीं आएगा। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको चीज़ें पढ़नी है, और कोई भी चीज़ एग्जामिनर यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, चलो तो भारी जल की बात कर रहा है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे भारी जल का फार्मूला क्या होता है, फिर मैं इसके बाद में उत्तर इसको बताता हूँ। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भारी जल का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 28। तो जो साथी क्वेश्चन नंबर 28 का बी उत्तर दे रहे हैं वो क्या है? सही उत्तर दे रहे हैं। भारी जल एक क्या होता है? मंदक होता है। अब जरा समझ लेते हैं, पहले नंबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारी जल का फार्मूला क्या है, तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे क्या होता है? D2O होता है। जैसे जो हमारा जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं, लेकिन जो भारी जल होता है उसको क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले कि इनमें से किसका फार्मूला D2O होता है, तो क्या हो जाएगा? भारी जल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको चीजें याद करनी। अब देखो क्या होता है मंदक का मतलब, जरा समझ ले मंदक का मतलब क्या होता है। कोई शादी बताएगा मंदक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ठीक है,
समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने टारगेट का अपना पूरा कर रहे हैं और अच्छे से प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज भी मेरा टारगेट है कि कम से कम 40 प्रश्न तो आपके कंप्लीट हो ही जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन करा, घरेलू बिजली के तार आधार पर रूप में कैसे होते हैं। घरेलू बिजली के तार आधार पर रूप में कैसे होते हैं, ये भी चीज़ आपको बताना। मतलब घरेलू बिजली जो होते हैं वो तार होते हैं, वो किस रूप में जुड़े होते हैं, समझ में आ गया। तो ये देखो फिजिक्स का प्रश्न है भाई, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप उत्तर दे पाओगे, नहीं तो इसका उत्तर नहीं दो। तो आपको याद रखना, घरेलू जो बिजली होती है ये आपके कौन से फॉर्म में जुड़ी होती है, समांतर फॉर्म में यहाँ पर जुड़ी होती है। कैसे, समांतर फॉर्म में जुड़ी होती है, ठीक समझ में आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, ये भाई किस में जुड़ी होती है, पैरेलल फॉर्म में क्या होती है, ये जुड़ी होती है। किसमें, पैरेलल फॉर्म में ये जुड़ी होती है, ठीक समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छे से चीज़ों आपको मैंने डिस्कस साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना आसान प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग तो पेपर को फोड़ के आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तब भी आप अच्छे से फोड़ के आओगे अगर मेरी क्लास से आपने पढ़ा है तो। अगर आप इधर उधर से कहीं से पढ़ रहे हो तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब होता है कि एक प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा पता चले, ठीक। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, डेसिबल जो होती है ये किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो साथी 30 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। तो डेसिबल जो होती है किसके लिए, ध्वनि के लिए होती है, लेकिन वातावरण ध्वनि दे रही तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद करनी है और वो एग्जाम में आपको आ सकती है, क्या क्या चीज़ जरा समझ लेते। यहाँ पर बात किसकी हुई, डेसिबल की बात हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साधारण जो बातचीत होती है उसका कितना डेसिबल होता है, जैसे मान लो हम और आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाई इसका कुछ ना कुछ डेसिबल होगा, तो इसका कितना डेसिबल हो जाएगा, 10 से 20 होता है। कितना, 10 से। जब साधारण बातचीत आप कोई करता है तो 10 से 20 किसका इसका डेसिबल होता है। जब कोई तेज बात करता है, मान लो आप गुस्से में हो, पापा से मम्मी से लड़ रहे हो या भाई बहन से लड़ रहे हो, तो वहाँ पर कितना होगा, 20 से 40 होगा। जब कोई क्या करता है, तेज बात करता है। और जब लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर का मतलब जैसे मान लो आपका एग्जाम लगा हुआ है और ये अभी सावन का महीना भी चल रहा है तो कई सारे लोग गाने भी चलते हैं, तो लाउड स्पीकर जो आवाज़ आती है वो कैसी होती है, 70 इसकी स्पीड होती है। कितनी, 70 होती है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई। साधारण बातचीत की कितनी डेसिबल होगा, 10 से 20 होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई तेज जब कोई बोलेगा तो कितना होगा, 20 से 40 होगा, और लाउड स्पीकर के बाद कितनी होगी, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया। अब देखो जैसे क्या हुआ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, और एक को यहाँ पर आपको याद रखना है, 5 से 10 कब होगा, जब आप क्या ऐसे आप बात करते हो, जैसे मान लो आपका एग्जाम होता है और एग्जाम में आप बच्चे दूसरे सामने वाले बगल पूछ रहे हो, हाँ बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो वो जो आवाज़ होगी वो क्या होगी, 5 से 10 के बीच में आ जाएगी, समझ में आ गया। या जैसे मान लो आप ठंडी का समय है और ठंडी के समय में कम्बल या रजाई के अंदर जो अपने फ़ोन से बात करते हो, वो जो आप बात करोगे कि घर में किसी को सुनाई ना पड़े, तो वो डेसिबल कितनी हो जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी, समझ में आ गया। मेरा जो तात्पर्य केवल आपको सिखाने का मतलब है, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे समझेंगे। मैं फिर से एक बार डेसिबल बता देता हूँ, डेसिबल का उत्तर क्या हो जाएगा, वातावरण ध्वनि का हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं उसका डेसिबल कितना होगा, 10 से लेकर 20 तक हो जाएगा। अगर पूछ लेता तेज आवाज कोई करता है तो 20 से लेकर 40 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि भाई क्या नाम लाउड स्पीकर क्यों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डेसिबल यहाँ पर हो जाएगा। और जो बिल्कुल बहुत आराम से बात करते हैं, जो बिल्कुल सामने वाला केवल सुन पाता है, तो वो कितना हो जाएगा, 5 से लेकर 10 हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी जो मैंने चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में बताई हुई हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी से आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये सारा प्रश्न है, अगर आपने ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, करा निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको टफ तरीका नहीं बताऊँगा, मैं अपना तरीका आपको बताऊँगा। अगर आपने ये तरीका लगा लिया तो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला। कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर क्या करेंगे, देखो भाई आपके पास में जो बेसिक तरीका या जो जिसको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, उसमें आपने क्या, जैसे इसमें आपको भिन्न बड़ी भिन्न पता करना है, तो 6 का डिवाइड आप 5 में करोगे, 11 से डिवाइड 6 में करोगे, और 2 से 3 में करोगे, 8 से 9 में करोगे, 6 7 में, यही तो तरीका अपनाओगे। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो भिन्न वाला आप इसी तरीके से कर सकते हो, चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो चाहे जितनी छोटी भिन्न हो, और ये आपका उत्तर निकल के जरूर आएगा। जरा समझते, जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा सबसे पहले नंबर कितना दे रखा, 5/6 दे रखा है, ठीक।
अच्छा 5/6 में अंतर बताओ कितना है, 1 का अंतर है, कितने का, 1 का। जो अंतर आया है ऊपर वाले में उसी को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। 5/1 लिखेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक, समझ में आया। अच्छा ये हमारी जो संख्या थी वो कितनी निकल के आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर देखो 6/11 दे रखा, तो 6/11 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आपका उत्तर आएगा सर 5 का है। और 5 का जब उत्तर है तो जो अंतर आएगा उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यही ऐसे करके तो आएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। 2.3 दे रखा है तो 2 और 3 का अंतर निकालेंगे, 1 आएगा। और 2 को जब 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2। मैं अलग अलग यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले समझते हैं। 8/9, तो 8/9 है, इसमें अंतर देखेंगे 8 और 9 का, 1 आ जाएगा। तो 8/1 करेंगे, जितना अंतर होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। 6 और 7 देखेंगे और 6 और 7 करेंगे, इसका अंतर 1 है। और 6 से जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देख लो, आपका सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। अब देखो यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2/1 वाला नहीं होगा, 8 दे रखा, ये सही हो जाएगा। 8/9 जो होगा ये बिल्कुल इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो साथी 31 की यहाँ पर बी उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता है सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आप सभी का उत्तर देखो 6/5 है, ये 1 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो इस तरीके से प्रश्न आप करिएगा कि आपके एक चीज़ से कई सारे निशाने हों, एक चीज़ से कई सारी चीज़ सीख जाओ। और फिर भैया अगर आपको आता है तो फिर आप बेसिक तरीका लगा सकते हैं, चीज़ें डिवाइड करें, पॉइंट में वैल्यू आएंगी, फिर आपको दिक्कत होगा। तो मैंने जो तरीका बताया अगर आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप करें, क्लास में बोलें कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ये मैंने नया कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। अगर आपने नया सीखा है तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे समझ में आ गया और ये मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे पीजी कॉन्सेप्ट, ये मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट बनाया गया इसलिए मैं इसको बोलता हूँ पीजी कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बोलेंगे पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते जरा क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और भाई हमारे फ़ोन की थोड़ा बैटरी स्लो हो रही है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट कराते हैं प्रश्न को। अच्छे से चीज़ों को आपको सीखना है, अगर आप चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आप कैसे कर पाओगे प्रश्न को भाई। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लास को अच्छे से आप लोग करते रहें, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो भाई फिर आप हाँ मंजिल को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलो समझते जरा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि किसी संख्या में 1/7, क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 1/7, यदि किसी संख्या का 1/7 है, संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 से कम हो जाता है, तो संख्या, देखो इस प्रश्न को आप ट्रिकी ना करें, मेरे हिसाब से इस प्रश्न को ट्रिकी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या करें आप, मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे जरा समझते हैं। देखो जो प्रश्न उसने बोला है उसी तरीके से हम अपनी वैल्यू को मान ले। हम मान लेते कोई संख्या क्या x है, हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते वो संख्या कौन सी x है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस x/7, यही तो बोला उसने, जो संख्या है उसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है x माइनस 30 हो जाता है। भाई 30 से कम हो जाता है, यही तो बात बोला, इस चीज़ को उसने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे शब्दों में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। इसका क्या करें, एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 7x माइनस x बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बराबर कितना था 30 था। समझ आया सभी साथियों को, आप लोग साथ में कॉपी में नोट भी करें। ठीक, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर 7x माइनस x करेंगे तो कितना आएगा 6x आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 6x आएगा, इस वाले 7 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कितना होगा। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, नहीं कुछ छूट रहा है भाई यहाँ पर 6x, हाँ सही, अरे यहाँ पर गलती कर दी भाई, यहाँ पर x माइनस कितना था, इसको इरेज करता हूँ भाई, गलती होगी थोड़ी सी, नहीं तो फिर आपका उत्तर नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या था, x माइनस x/7 इजिकल टू x माइनस 30, यही तो था। ठीक है ना, यही तो था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया होगा, इसको जब एलसीएम लिया होगा तो आपको कितना उत्तर निकल के आया, 7x माइनस x, ठीक है, अपॉन 7 बराबर x माइनस 30, यही तो दे रखा है। अब इस वाला जो 7 को इसको इधर भेज देते हैं, तो 7 वाले को इसको माइनस 7x माइनस x करोगे तो कितना आएगा 6x आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में क्या किया आपने, बराबर लगाया, तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस का कितना हो जाएगा, आप सभी का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 7 का 30 के करो कितना आएगा, 7 या 21, यानी कि 210 आ जाएगा।
ठीक समझ में आया। अब इस वाला 7x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, जो कैसा है बिल्कुल सही उत्तर है। देखो 210 ऑप्शन में दे रखा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और हम करें, अगर आपको नहीं भी आ रहा तब भी आप पूरा प्रोसेस सॉल्व करें। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो 32 का जो साथी डी उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आपको भाई समझ में आ गया हो तो आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें। थोड़ी देर की क्लास और रह गई है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके हैं, बहुत आपको क्लास में मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा, बहुत कुछ आप लोग क्लास में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपको अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छे से आपको क्लास को सीखना है, सीखने के साथ में क्लास को शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड हैं, शेयर जरूर करना आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दे रखा इसका, देखो सीधा सीधा इसका उत्तर है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सॉल्व माथा पच्ची करने की यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर दिमाग लगाया तो आपका प्रश्न कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले आप फॉर्मेट को बना लें। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी, तो क्या इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 1.3 तो ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करके नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर सभी साथी को दिखेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो 1.3 हो जाएगा। और 1.3 के बाद में इसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद में क्या करेंगे, 0.0169 हो जाएगा, यही तो करेंगे। ठीक है, तो इसको अब देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले नंबर पे आप उस प्रश्न का फॉर्मेट बना लो। जब आप प्रश्न का फॉर्मेट बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी। कैसे, जरा समझ लो। यहाँ पर देखो आपसे उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1.3 तो एज इट इज़ बना रहेगा। इसका जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, 0.13 आ जाएगा। क्या, 0.13 आ जाएगा। समझ में आएगा, इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, इस तरीके को जब प्रश्न को सॉल्व करोगे तो कैसे आपको करना है, यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, एक ऊपर लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, और एक तो ये हट ही जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से करेंगे भाई। 2 थे यहाँ पर, तो 13 का जब 130 में 13 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। सीधा सीधा इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो साथी 33 का ए उत्तर कर रहे हैं वो 10 कर रहे हैं। आप मैथ के प्रश्नों को देख के मत छोड़ें, उनको एक बार कोशिश करें। इतनी मैथ आपकी टफ एग्जाम में नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रश्नों को छोड़ के आओगे तो भाई फिर कैसे सिलेक्शन आपका होगा। तो आप लोग डरे नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। सभी साथी 34 नंबर का उत्तर करेंगे। अगर आप 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे, सबसे पहले नंबर पे क्या, इसका आप बेसिक से करो। मेरे हिसाब से अगर बेसिक से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उत्तर आपका सही आएगा। कैसे, जरा समझ। देखो 5 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं की बात कर रहा। अब देखो सम संख्याएं होंगी तो कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 ऐसे तो होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को मान लेते हैं। कैसे, देखो अगर आप मानोगे तो क्या चीज़ मानोगे भाई, एक संख्या कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी, x होगी, इसके बाद प्लस कर देंगे। एक कौन सी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक है, x+2 हो जाएगी। इसके बाद में क्या हो जाएगी, x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस x प्लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। देखो क्या संख्या 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएँ हो गई। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा ये कितनी संख्या है, तो हमें निकालना क्या, औसत निकालना है। तो 5 दे रखा है और इन सभी का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आप जितने भी x दे रखे हैं इनको सभी को जोड़ लो। ठीक है, तो अभी अच्छे से आपको पता है कितने x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे कि नहीं, कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 5x के बाद में प्लस करेंगे, जो आपके नंबर से नंबर को जोड़ देंगे। 2 और 4 कितना, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही तो निकल के आएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 हो जाएगा। अब देखो ये जो 5 है इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 यानी कि 200 हो जाएगा। कितना, 200 हो जाएगा। ये जो 20 है, इस 20 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा ना। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। और x बराबर क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो भाई सॉल्व करने पे इसको जब करोगे तो भाई आपका उत्तर कितना आने वाला है, ज़रा देख लेते हैं भाई। डिवाइड करो इसको जरा, किससे करना है, 5 से करना है। ठीक है, जरा 180 को आपको डिवाइड करना है 5 से, यही तो बचा है। तो देखो जरा देख लें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब देखो 3 ऑप्शन में 2 दे रखा, पहले 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, थोड़ा सा
हौच पौच हो गया, लेकिन परेशान ना हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अब सॉल्व जगह तो उतनी मेरे पास में है ना, मोबाइल से मैं कराता हूँ तो जो जगह तो उतनी है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या करें, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 आ जाएगा। समझ में आया? क्या आपको प्रोसेस मेरे द्वारा जो समझ में अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ में आ गया। आप इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करें। प्रश्न इतने आसान होते हैं, प्रश्न को आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। और मैथ से आप घबराएं नहीं बिल्कुल भाई, अगर ऐसे आप घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। और आपसे पूछा क्या, एक्स की वैल्यू पूछी थी ना भाई, सबसे पहले कौन सी, एक्स दे रखा था, तो एक्स बराबर 36 है, इसका 36। अगर आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या बताओ तो कैसे इसका उत्तर देते। देखो सबसे बाद में कौन सा था, एक्स प्लस 8 था, 8 था ना। एक्स की वैल्यू कितनी, 36, 36 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 44। समझ में आया? इस तरीके से क्या करना, आपको उत्तर देना है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से करते रहोगे, सीखते रहोगे, तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर 36 होगा, ना कि कितना होगा, 44। 44 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इस प्रश्न के आधार पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर वगैरह करना है कि कैसे प्रश्नों को आपको करना है। बहुत अच्छी सी क्लास आपकी है, लेकिन आप लोग करते क्या हो ना, बहुत कंजूसी करते हो। पता नहीं लाइक शेयर करके क्या आपको, लाइक शेयर करोगे तो क्या आपको चला जाएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। आप लोग लाइक शेयर करते रहें साथ में, ठीक है। अगर आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कई सारे साथी क्या करते हैं, क्लास को छोड़ के जाने लगते हैं। अगर आप 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो मैं पिछले 1 घंटे से लगातार आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें। टीचर की जो टीचर मेहनत अगर करता तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप भी उसके लिए कितना कर रहे हो। और मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे, उनका कम से कम भला हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग करें, अच्छा लगता है जब किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। सभी ऑफलाइन वाले जो बच्चे सब कमेंट करेंगे, सब सर ने करवाया हुआ ये। 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। साक्षर होगा एक, देखो साक्षर होगा एक, अशिक्षित होगा, 2 ही तो लोग होंगे। अब अगर यहाँ पर 200 में से 111 निकल जाते हैं तो भाई कितने बचेंगे, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, 89 बचेंगे। समझ में आया? कितने बचेंगे, 89। हमारे पास में टोटल लोग कितने थे, 200 लोग थे भाई। हम 89 क्या है, ये अशिक्षित लोगों की है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 जीरो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 44.5 इसका सही उत्तर आ जाएगा। समझ में? तो कितना आसान प्रश्न था। क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न, इस प्रश्न को करने में आपको टफ लगेगा? ठीक। अगर आपसे देखो यहीं पर अगर ये पूछ लेता, मैं फिर से एग्रेज कर देता हूँ, यहाँ पर अशिक्षित लोगों को पूछा है, अगर यहीं पर थोड़ा सा मैं फिर समझा देता हूँ, अगर यहाँ पर पूछ लेता साक्षर लोगों का कितना परसेंटेज है तो कैसे करते। तो 111 यहाँ पर संख्या दे रखी है, अपान कितना करते, 200 करते, और 200 के बाद में यहाँ पर 100 कर देते, ठीक है। समझ में आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 111 का आधा करोगे कितना होगा, 55 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 55 भी ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन ही हो जाता। एग्जामिनर आपकी गमियों को समझता है, ऐसी गलती मत करिएगा, आप प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक। समझ में आ गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का 20 उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अपनी हमने लास्ट अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 40 प्रश्नों का मैं डेली सेट आपको करवाता हूँ, इसी तरीके से आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा तो क्लास को शेयर करें। कामायनी के रचनाकार कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कामायनी के रचनाकार कौन है। तो सभी साथियों का कमेंट यहाँ पर आने लगा है, तो जो साथी 36 का ए उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। क्या, जयशंकर प्रसाद कामायनी के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर आता है संत सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी हो जाएगी, किरण है, कौन सी, किरण, ठीक है। क्या इनकी रचना है, किरण यहाँ पर रचना है इनकी हो जाएगी, ठीक है। और किरण के बाद में क्या है, गुंजन इनकी रचना है। तो आपको याद करना है भाई, अगर याद नहीं करोगे हो सकता है एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है तो आपको अच्छे से याद, इनकी एक बहुत फेवरेट क्या नाम रचना है, कौन सी, अनामिका। कौन सी रचना है, अनामिका, आपको याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा। इसके बाद में इनकी दूसरी हो जाएगी कौन सी, तुलसी हो जाएगी, कौन सी, तुलसी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, ठीक। इतनी सारी आपको। और महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें, महादेवी वर्मा क्या है, महादेवी वर्मा अगर पूछ लेता कहाँ की रहने वाली, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न तो कई सारे होते हैं, मैं कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि आप कितनी क्षमता है, आप उस चीज़ों को क्षमता को कितना चीज़ों से कर सकते हैं। तो इनकी कई सारी 2-3 इनकी रचना और इम्पोर्टेंट है। एक रचना कौन सी है, रश्मि है,
ठीक है। एक कौन सी है, नीरजा है, ये अभी आपको याद करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका 36वां प्रश्न चल रहा है, 3 से 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसके बाद आपकी क्लास क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो इसका सही 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है दूध का धुला होना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने अपने घर में भी प्रयोग किया होगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको बोलते रहते होंगे ना, ठीक है ना। दूध का धुला होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्दोष होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्दोष होना हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या करा है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको प्रश्न कोई भी एग्जाम में प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर पे आप उस प्रश्नों को पढ़ो। जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने देखा होगा, मैं ऑफलाइन क्लास में क्यों आप लोगों को टोकता रहता हूँ, इसीलिए टोकता हूँ कि आप गलत ना लिखें। गलत लिख तो मैं टोकता इसीलिए हूँ ताकि आपको लगता होगा टोकना आपको लगता होगा सर मुझे टोकते हैं तो सर को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, डांट में आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरा केवल और उद्देश्य केवल यही होता है। समझेंगे जरा प्रश्न को। कह रहा तुम इसके आम देते जाओ, तुम इसके आम देते जाओ। अगला कह रहा तुम इसका आम देते जाओ, तुम इसके आम देते जाओ। ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, तुम इसका आम देते जाओ। जाओ देखो गलत लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। देखो इसके नहीं होता, तुम इसका आम देते जाओ तो क्या हो जाएगा, तुम इसके आम देते जाओ। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलो तो 38 का जो साथी बी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। आपको मजा आ रहा होगा क्लास में कि आप कितनी अच्छी क्लास को ले रहे हैं। यहाँ पर कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आपकी कराई जा रही हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो साथी कमेंट करके बताएंगे उनको मैं समझूंगा कि हाँ उनकी थोड़ी बहुत तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। समनार्थक भिन्नार्थक शब्द पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, एक भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका सही उत्तर ना करे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भिन्नार्थ की शब्द पूछ रहा है तो अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि और अवधि। कैसे जरा समझ लेते। देखो एक अवधि होता है यहाँ पर, अवधि क्या, एक ये भाषा है, क्या है, एक ये भाषा है। और एक अवधि क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, समय काल होता है। समझ में आ गया। तो ये कैसा अलग अलग है दोनों, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 39 का क्या सही हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। जो साथी 39 का ए उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। और आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छे से प्रश्न आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर किसकी बात करें, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ऑप्शन के तरीके से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, देखो यहाँ पर सूत की बात करें, किसकी, सूत की बात करें, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसकी सूत का मतलब होता है सारथी। जैसे अर्जुन महाभारत तो आप लोगों ने देखी होगी, तो महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे ना। तो ये सूत हो जाएगा इसका। बाकी चंद्रमा की विदु भी है, सही है, राशि भी सही है, शशि भी सही है और चांद भी सही है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने 40 में कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑफलाइन अगर देखते हैं तो ऑफलाइन कमेंट करके बताएं, ऑनलाइन अगर देखते हैं तो ऑनलाइन कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मेरे 40 में इतने सही हो रहे हैं। क्या आप 40 में 35 सही कर पा रहे हो। अगर आप 40 में 35 सही कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक। समझ में आ गया। अच्छे से आपको चीज़ों को तैयार करना है। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है सभी साथी को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लग रही है और नए दोस्तों को जोड़ना है, ठीक। समझ में आ गया। इसके साथ साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो या हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के अबाउट में जाएंगे वहाँ पर आपको पूरी लिंक्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो जिन साथियों ने क्लास को देखा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है साथ में कमेंट करें। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसके बाद में अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।